जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एट होम मैं तो सर के साथ। तो आज जो हम करने वाले हैं वो क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस और वर्कशीट नंबर 19 करने वाले हैं। जो टॉपिक है हमारे पास विद्युत चैप्टर 12 है, तो इसे हम समझेंगे। और इसे समझने से पहले जो है आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि विद्युत में बेसिक चीज़ें कौन कौन सी चीज़ें हैं और किसे हमें ज़्यादा फोकस करना है, कौन कौन सी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है। तो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि हमारे पास एक फॉर्मूला बना था स्टार्टिंग में, I इक्वल टू क्यू ओपन टी। यहाँ पे क्या था, I जो था हमारे पास विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, और जो Q है, Q हमारे पास चार्ज होता है और T जो होता है वो टाइम होता है। ये तीन चीज़ें हमारे पास जो हमने पहले पढ़ा है। ये जो है इलेक्ट्रिक करंट है, विद्युत धारा है, और Q यानी कि चार्ज यानी कि आवेश, और T टाइम यानी कि समय। इसके साथ ही हमने सभी के क्या है कि SI यूनिट पता होना चाहिए। तो I यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का जो SI यूनिट होता है वो हमारे पास एम्पियर होता है। उसी तरह से जो है हमारे पास चार्ज का जो SI यूनिट होता है वो कूलॉम में होता है, और इसी तरह से जो टाइम का SI यूनिट होता है वो 1 सेकेंड यानी कि सेकंड होता है। तो तीनों का हमें क्या पता होना चाहिए कि SI यूनिट पता होना चाहिए। जो नेक्स्ट टॉपिक था हमारे पास विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला बना हुआ था वो V इक्वल टू W ओपन में Q, ये हमारे पास फॉर्मूला है। V इक्वल टू W ओपन में Q। तो V का भी हमें पता होना चाहिए V होता है क्या है, और V की SI यूनिट पता होनी चाहिए। तो V का जो SI यूनिट होता है वो वोल्ट होता है, स्मॉल v, और जो यानी कि हमारे पास वर्क डन है, ये वर्क डन होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और ये चार्ज होता है। तो वर्क डन का हमें पता होना चाहिए, वर्क डन का SI यूनिट क्या होता है। तो वर्क डन का जो SI यूनिट होता है वो जूल होता है। इसी तरह से जो चार्ज का SI यूनिट होता है वो कूलॉम होता है। तो ये हमारे पास तीनों की SI यूनिट पता होना चाहिए कि जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है तो वोल्ट होता है, और जो वर्क डन यानी कि किया गया कार्य जो होता है इसका जो SI मात्रक होता है वो जूल होता है। उसी तरह से जो चार्ज है, चार्ज का SI मात्रक क्या होता है, कूलॉम होता है। तो ये सेकंड फॉर्मूला था। इसके बाद हमने पढ़ा था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में क्या था, V इक्वल टू IR। तो यहाँ पे सिंपली हमें याद कैसे करना है कि जो हमें फॉर्मूले याद नहीं होते हैं तो हमें याद रखना वीर। ये सिंपल तरीका है, वीर याद रखेंगे तो हमें नेक्स्ट टाइम हमेशा के लिए याद रह जाएगा ये फॉर्मूला। तो V इक्वल टू IR हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है। साथ ही जो है यहाँ पे हमें तीनों की SI यूनिट पता होनी चाहिए। तो V का हमें पता है, V का जो SI यूनिट वोल्ट होता है। उसी प्रकार से I यानी कि जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, इसका एम्पियर होता है। उसी प्रकार से जो हमारे पास रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस का जो SI यूनिट होता है वो ओम होता है। तो हमें तीनों का क्या है, SI यूनिट पता होना चाहिए। इसके बाद जो हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी को हम समझेंगे। रेजिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोधकता होती क्या है। रेजिस्टिविटी को जो है रो से डिनोट किया जाता है। अगर देखा जाए तो रेजिस्टिविटी के लिए जो साइन बनता है वो हमारे पास बनता है, रो का साइन बनता है। इस प्रकार से कुछ बनेगा साइन। इस प्रकार से साइन बनता है रो। ये होता है रेजिस्टिविटी, इसी को बोलते हैं रेजिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोधकता। इसी को बोला जाता है प्रतिरोधकता। ये होती है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता को सिंपली अगर हम समझें तो प्रतिरोधकता का अर्थ होता है कि ऐसे उपकरण जो क्या है कि करंट
करंट को रोकने का काम करें। ऐसे उपकरण जो करंट सप्लाई को क्या कर दें, रोकने का काम करते हैं, उसे प्रतिरोधकता का कहा जाता है। प्रतिरोधकता अगर देखा जाए तो हमारे पास जो मेनली जो कुछ फॉर्मूले बनते हैं, जो R इक्वल टू इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पे होता क्या है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है लेंथ के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि R जो होता है वो L के समानुपाती होता है। इसी प्रकार से जो R होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, तो 1/A। तो ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है मेनली अगर देखा जाए तो, लेंथ पे यानी कि लंबाई पे, वस्तु की लंबाई पे यानी कि चालक की लंबाई, और जो सेकंड है वो उसके एरिया यानी कि अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पे डिपेंड करता है। इसके अलावा जो देखा जाए तो मेटल जो है, जो चालक है, चालक की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। तो तीन चीज़ें हैं, एक तो लेंथ, सेकंड जो है एरिया, और जो थर्ड है वो होता है चालक की जो है गुण, यानी कि चालक की प्रकृति कैसी है, मेटल है, नॉन मेटल है या मेटलॉइड है, ये किस प्रकार, या इंसुलेटर है, इन पे डिपेंड करता है। अगर इसे सिंपली समझा जाए तो रेजिस्टिविटी देखा जाए तो रेजिस्टिविटी का जो एसआई मात्रक होता है, अगर यहाँ पे हम फॉर्मूला बनाते हैं रेजिस्टिविटी का, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए R यहाँ पे निकालते हैं, तो R इक्वल टू हमारे पास बनता है रो यहाँ पे बनेगा L/A बन जाता है। मुझे रो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो रो मैं यहाँ पे लाऊंगा और बनेगा RA/L। इस तरह से हमारे पास रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बन जाता है। रेजिस्टिविटी का अगर एसआई यूनिट की बात करते हैं तो रेजिस्टिविटी की जो एसआई यूनिट बनती है यहाँ पे कैसे फाइंड आउट की गई है, तो रो इक्वल टू यानी कि R यानी कि रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का हमें पता है कि इसका जो एसआई मात्रक होता है वो ओम होता है। उसी प्रकार से एरिया का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है मीटर स्क्वायर, और जो लेंथ है, लेंथ को मीटर में निकालते हैं, तो मीटर से यहाँ पे स्क्वायर कट गया, तो रो इक्वल टू हमारे पास बन गया ओम मीटर। तो ओम मीटर जो है एसआई यूनिट होगी हमारी किसकी, तो प्रतिरोधकता की। तो प्रतिरोधकता की जो एसआई मात्रक होती है वो होती है ओम मीटर। ठीक है, तो हमें अब ये देखना है कि जो है रेजिस्टिविटी किस में अधिक होती है। तो रेजिस्टिविटी का अभी मतलब मैंने समझाया कि रेजिस्टिविटी का होता है मतलब कि करंट की सप्लाई को कम करें। तो करंट की सप्लाई को कौन ज़्यादा रोक सकता है, उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो हमारे पास तीन सब्सटेंस है, यदि एक इंसुलेटर है, एक हमारे पास इंसुलेटर है, और जो सेकंड है मेटल है या फिर नॉन मेटल है, और जो थर्ड है वो मेटल है। अगर हम देखते हैं इसमें हम ले लेते हैं प्लास्टिक, ले लेते हैं प्लास्टिक हो गया हमारे पास, और नॉन मेटल में हम ले लेते हैं कोई भी वस्तु ले सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन हमने ले लिया, ठीक है, ये हमारे पास नॉन मेटल है। इसके अलावा मेटल में हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो मेटल में हमारे पास कॉपर हो गया। अगर देखा जाए इन तीनों में अगर कंपेयर किए जाए तो करंट को कौन ज़्यादा फ्लो कर सकता है, तो हमें पता है कि जो मेटल होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो करेगा। तो यानी कि जिसमें करंट सप्लाई ज़्यादा होगी उसमें क्या प्रतिरोधकता कम होगी। प्लास्टिक देखा जाए तो प्लास्टिक की क्या है, प्रतिरोधकता हाई होगी, क्योंकि ये करंट को ज़्यादा से ज़्यादा रोक सकता है। अगर नॉन मेटल की बात किया जाए तो नॉन मेटल में होता क्या है, जो क्या करे, जो करंट की सप्लाई को ये भी रोकता है। तो ये देखा जाए अगर प्लास्टिक और ऑक्सीजन की कंपेयर में, तो प्लास्टिक जो होता है उसकी प्रतिरोधकता जो होती है वो ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से, यानी कि नॉन मेटल से, और नॉन मेटल की जो होती है वो मेटल से ज़्यादा होती है। और सबसे प्रतिरोधकता किसकी कम होती है, तो मेटल यानी कि जो धातु होता है, धातु की जो प्रतिरोधकता होती है वो सबसे जो है कम होती है।
यानी कि जो करंट की सप्लाई को जो सबसे कम रोक सकता है वो हमारे यानी कि गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है, यानी कि मेटल के साथ जो मेटलॉइड होता है ये भी गुड कंडक्टर होते हैं। अगर मेटल और मेटलॉइड में अगर कंपेयर किया जाए, मेटल और मेटलॉइड में, तो इन दोनों में अगर कंपेयर करते हैं, या धातु या और सेकंड जो उपधातु या फिर अधातु उपधातु, तो धातु और उपधातु इन दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो मेटल जो है वो इससे जो है ज़्यादा मतलब रेजिस्टिविटी जो होती है मेटलॉइड की ज़्यादा होगी मेटल से, और जो अच्छा जो चालक होगा यहाँ पे मेटल ही होगा, और मेटलॉइड जो है सेकंड नंबर पे आता है। तो देखा जाए तो मेटलॉइड यानी कि करंट की सप्लाई को कम करने की क्षमता कम कौन रोकेगा, तो कम रोकेगा मेटल। उसके बाद आता है मेटलॉइड के बाद जो होते हैं नेक्स्ट हमारे नॉन मेटल। इस तरह से इंसुलेटर की जो है सबसे अधिक जो है क्या होती है, रेजिस्टिविटी होती है, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा करंट को रोक सकते हैं। तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि मेटलॉइड होता है क्या, सॉरी रेजिस्टिविटी होता है क्या है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं। तो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो क्वेश्चन जो पूछा गया हमारे पास कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर होता है। तो चालक का जो प्रतिरोध है वो यहाँ पे आंसर दे रखा है, और मैंने भी आपको समझा दिया कि जो 3 चीज़ें मेनली है वो उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पे देखते हैं तो एक चालक की लंबाई है, और सेकंड जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और थर्ड जो है पदार्थ की प्रकृति, यानी कि चालक की प्रकृति, नेचर कैसा है, मेटल है, नॉन मेटल है या फिर मेटलॉइड है, तो उस पर डिपेंड करता है। तो 3 चीज़ों पे जो है एक जो प्रतिरोधकता डिपेंड करती है, ठीक है, प्रतिरोध डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन जो पूछा गया है, एक तार की लंबाई यदि L है और प्रतिरोध R है। इसमें बोला गया है यदि तार की लंबाई L और प्रतिरोध R है। इसे हम सॉल्व करते हैं। सेम मेटल की जो वायर है, पहले ये थी जिसकी लेंथ L है और जो एरिया है वो A है। अब इसी वायर को क्या किया जाता है, उसकी रेडियस को आधी कर दिया जाता है। तो रेडियस जब आधी कर देंगे तो कुछ इस प्रकार से हमारे पास वायर बन जाएगी, और इसकी एरिया क्या हो जाएगी, एरिया जो है वो आधी हो जाती है, और जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, 2L हो जाएगी। इस प्रकार से जो हमारे पास, और रेजिस्टिविटी दोनों की क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि सेम मेटल है, सेम मेटल वाले कंडक्टर हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो R निकलेगा, R गिवन ही है, तो इस तरह से जो हमारे पास ρL/A ये फॉर्मूला बनेगा। इसी प्रकार से इसे हम जो है R1 मान लेते हैं। तो R1 की वैल्यू हमारे पास जो निकलेगी वो ρ2L/A/2। अब इसे क्या करना है कि हमारे पास जो R है वो ρL/A के बराबर है। अब ये वाली जो वैल्यू है R की जो वैल्यू है, और ρL यहाँ से जो हम R1 में से ρLA कॉमन निकाल लेते हैं, फिर बचेगा हमारे पास 1/2। इसे जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो सबसे पहले तो ρL ये यहाँ पे हमारे पास जो है R की जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू R है, ये यदि इक्वेशन यानी कि R1 में अगर पुट कर देते हैं, इसकी जगह पे ये हमें पुट करना है। तो इस प्रकार से जो हमारे पास R1 बनेगा वो बनेगा 4R के बराबर बनेगा, क्योंकि 2 जो है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, और जो इसके बदले में हमारे पास जो है R हमें पुट कर देना है। तो हमारे पास R1 की वैल्यू जो है नेक्स्ट निकलेगी वो 4R के बराबर हो जाएगी।
तो ये सेकंड क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कॉपर को विद्युत संचरण की तारों में क्यों प्रयोग करते हैं। तो संचरण के तारों में सबसे ज़्यादा इसे प्रयोग इसलिए लाया जाता है क्योंकि इसकी अगर हम देखेंगे रेजिस्टिविटी यानी कि जो प्रतिरोधकता होती है वो सबसे कम होती है, और साथ ही जो है ये विद्युत का सुचालक होता है। तो इसलिए जो है और साथ में जो है ये सस्ता भी पड़ता है, इसलिए सबसे अच्छा जो है इसे ज़्यादा से ज़्यादा इसे उपयोग किया जाता है। जो फोर्थ क्वेश्चन बोला गया है विद्युत संचरण की तारों का प्रतिरोध क्या होता है। तो विद्युत संचरण की तारों का जो प्रतिरोध होता है वो 10⁻⁻8 से कम होता है, यानी कि प्रतिरोधकता इसकी बहुत ज़्यादा कम होती है, जिसकी अगर हम रेंज की बात करते हैं तो रेंज जो होती है 10⁻⁻6 से 10⁻8 के बीच में होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बोला गया है वैद्युत तापन युक्तियों के निर्माण में तापन अव्यय शुद्ध धातुओं की अपेक्षा मिश्र धातुओं के क्यों बनाए जाते हैं। तो मिश्र धातुओं के बनाने का रीज़न यही है क्योंकि जो मिश्र धातु होते हैं वो उनकी जो प्रतिरोधकता होती है वो बहुत मेटल से जो है ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या करता है कि जो एक मिश्र धातु होता है, जैसे ये हमारे पास आयरन है, ठीक है। आयरन में देखते हैं यदि हम मेटल का यूज़ करते हैं तो मेटल जो क्या करता है करंट को जो है पास आउट कर देता है इजीली, क्योंकि उसकी प्रतिरोधकता जो होती है बहुत ज़्यादा कम होती है। तो हमें करना क्या होता है करंट को जो है रोक के रखना होता है। तो रोकने के लिए हमें क्या है मिश्र धातु का यूज़ करना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है जो करंट का सप्लाई जो होता है करंट आती है लेकिन वो जो है कंजर्व होती रहती है, क्योंकि वे प्रतिरोधकता ज़्यादा होती है धातु से अधातु की, यानी कि मिश्र धातु की जो प्रतिरोधकता होती है वो ज़्यादा होती है। इसीलिए जो है मिश्र धातु का यूज़ किया जाता है जो भी वैद्युत तापन के लिए जो सामग्री बनाई जाती हैं, जो भी अप्लायंसेस वगैरह बनाए जाते हैं। तो आई थिंक आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।